हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आप लोग के मैथ्स का जो चैप्टर 1 है दैट इज रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का आपका और उसका जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक आपको बता दूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज a equals to bq plus r। बच्चों इसमें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जब हम डिवीजन करते हैं बच्चों डिवीजन परफॉर्म करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पर आपको डिवाइजर मिलता है, यहाँ आपको डिविडेंड मिलता है, यहाँ आपको कोशेंट मिलता है और बिल्कुल नीचे की तरफ जो बच जाता है दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, आपका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड सही हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आपका रिमाइंडर आता है, जो आपका कोशेंट आता है, ये चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अगर मान लीजिए LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है बच्चों, तब LHS इक्वल्स टू RHS आने पर हम ये देख लेते हैं कि जो आपका डिवीजन होगा लॉन्ग डिवीजन वो सही होगा। सेम यही जो फॉर्मूला हमने चेकिंग के लिए यूज किया है यही ये फॉर्मूला भी कह रहा है। यहाँ पर A आपका डिविडेंड है इक्वल्स टू B आपका डिवाइजर है, Q आपका कोशेंट है और R आपका रिमाइंडर है। बच्चों इसका एक रूल ये भी होता है कि जो रिमाइंडर होता है the R remainder should be always less than B greater than equals to 0। ये रूल होता है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा याद रखिएगा जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा बट इट विल बी लेस देन द डिवाइजर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है बच्चों। अब इसके थ्रू जो क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आएंगे, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF of 1290 and 228। तो बच्चों आपको 1290 और 1290 और 228 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, 1290 भी और 228 भी, वो सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का को हम ढूंढेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये जो मेथड है, इसके अलावा अगर आपको HCF ढूंढना होता था बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन से जब इसके फैक्टर्स आ जाते थे तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होता था, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता था। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढने का एक मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है, जिसमें जो बड़ा नंबर है 1290 और 228, इसमें जो बड़ा नंबर है उसे आप A मान लेंगे, यानी कि वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो छोटा नंबर होता है 228 उसे आप B मान लीजिए, वो आपका डिवाइजर बन जाएगा बच्चों। तो जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 1290 इज इक्वल टू 1290 is your dividend
इक्वल्स टू डिवाइजर है आपका 228 इंटू, अब 228 में बच्चों आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1290 मिल जाए या उसके नजदीक वाली कोई टर्म मिल जाए। तो बच्चों 228 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 150 लेस देन 1290। तो बच्चों आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1140। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 150। बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो अब जो आपका डिवाइजर है वो a बन जाएगा और जो आपका रिमाइंडर है वो b बन जाएगा। यही स्टेप आपको फिर फॉलो करना है। 228 इक्वल्स 228 यहाँ लिखेंगे, 150 में हम बच्चों क्या मल्टीप्लाई करें कि 228 आ जाए या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए। ऑब्वियसली बच्चों 150 में आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा और जो रिमाइंडर आपका बचेगा दैट विल बी 78। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 78 है ये आपका रिमाइंडर है, ये अब आपका b बन जाएगा और 150 जो कि आपका डिवाइजर था वो अब आपका डिविडेंड बन जाएगा। फिर से 150 इक्वल्स टू 78 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 150 आ जाए या 150 से कोई छोटा नंबर। तो ऑब्वियसली बच्चों 78 में आपको 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 72। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो a 78 है और b 72 है बच्चों। तो फिर से यही स्टेप हम फिर फॉलो करेंगे। 78 इक्वल्स टू 72 इंटू क्या करें, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 6। यहाँ पर अब आपका a है 72 और b है आपका 6। ये स्टेप हम फिर से करते हैं। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर 72 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 में क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों कि आपको 72 मिल जाए। ऑब्वियसली 6 में आप 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 72 मिलेगा और आपका जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा 0। तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचता है, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो जो लास्ट नंबर आपका आया था 6 यही आपका HCF बन जाएगा। ये स्टेप्स सारे कंटिन्यू करते जाइए जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो आपका रिमाइंडर बचता जा रहा था वो आपका HCF आएगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं टॉपिक 2 पर। टॉपिक 2 जो रियल नंबर्स चैप्टर का टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 कह लीजिए या टाइप 2 कह लीजिए। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, मैं क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया बच्चों, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म दिए हुए हैं 5m plus 1 एंड 5m plus 4। बच्चों ये क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें सिर्फ आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। 5m के फॉर्मेट में, m एक कोई भी इंटीजर वैल्यू है, 5m के फॉर्मेट में, 5m plus 1 के फॉर्मेट में, 5m plus 4 के फॉर्मेट में ये लिखा जा सकता है बच्चों। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है बच्चों जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a
डिविडेंड कहलाता है, b इज योर डिवाइजर, q कोशेंट है और r इज द रिमाइंडर। हमने ये पढ़ा था कि r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा बट b से छोटा होगा। यही सेम चीज अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करें तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम a मान लेते हैं जो कि आपका डिविडेंड होगा। हमें इसे a को रिप्रेजेंट करना है इसमें 5n में, तो ये जो 5 है वो आपका b हो जाएगा, b इक्वल्स टू 5, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 से छोटा होना चाहिए या 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मतलब रिमाइंडर 1 भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर हम केस 1 ले बच्चों, केस 1 जिसमें आप रिमाइंडर को 0 माने, अगर आप रिमाइंडर को 0 मानते हैं तो a इक्वल्स टू 5n प्लस 0 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5n। हमें कहा गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, मतलब आपको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25n स्क्वायर। यहाँ पर आप 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5n स्क्वायर। बच्चों ये जो 5n स्क्वायर है मतलब ये n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5n के फॉर्मेट में ये आ चुका है। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 5n यानी 5 इंटू 5n स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। बच्चों यहाँ पर इस पूरे को मैंने फिर से n मान लिया है, मतलब क्या ये फॉर्मेट सेटिस्फाई हो रहा है। 5 इंटू n की जगह पर कोई और नंबर आ सकता है, यहाँ पर है 5n स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो चुका है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 जिसमें r की वैल्यू आप 1 लेंगे। जैसे ही आप r की वैल्यू 1 लेते हैं a यानी पॉजिटिव इंटीजर 5n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्योंकि हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5n प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10n। बच्चों यहाँ पर अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको इसे इस फॉर्मेट में 5n प्लस 1 के फॉर्मेट में लाना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों ये जो 1 का स्क्वायर है ये 1 ही रहेगा, 25n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1। इन सब में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है इसे फिर से कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, 5 इंटू इस पूरे को आप n मान लीजिए प्लस 1। ये फॉर्मेट में a स्क्वायर रिप्रेजेंट हो गया है, मतलब केस 2 यानी r इक्वल्स टू 1 भी सेटिस्फाई हो गया है। वैसे ही आपको केस 3 जिसमें r की वैल्यू 2 लेनी है, हम r की वैल्यू 2 लेंगे तो फिर से a इक्वल्स टू 5n प्लस 2। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने को बोला है, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 5n प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल्स टू 5n
प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि फिर से यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा e स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20m। तो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी क्या लगाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा। अब 2 का स्क्वायर, बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, जैसे एंड में लिख दिया है। पहले 25m स्क्वायर प्लस 20m, इस पूरे में से अगर आप 5 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। बच्चों ये जो फॉर्मेट है इसमें 5 इस पूरे को बच्चों आपने m मान लिया है प्लस 4, तो a स्क्वायर को आप 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन भी था, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हमने a माना, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। आप इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें पता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमने केस 1 लिया, एक आपका a जो है वो आपका डिविडेंड है, b यानी कि 5 क्वेश्चन से मिल जाएगा बच्चों, और रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा 5 से कम होगा या 0 से बड़ा होगा। हमने पहले केस 1 लिया, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 रख के देखी। जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखेंगे a इक्वल्स टू 5m आ जाएगा। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने स्क्वायरिंग की तो हमें पता चला कि a स्क्वायर को 5m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर हमने केस 2 यानी r की वैल्यू 1 ली, a इक्वल्स टू 5m प्लस 1। यहाँ पर फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो जो हमें फॉर्मेट मिला आखिरी में वो 5m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। फिर हमने r की वैल्यू 2 ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की और इसे भी 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में ले आए। तो बच्चों ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। बच्चों ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही स्टेप परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने स्क्वायरिंग की। अगर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर आता तो हम यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करते और क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते। बहुत सिंपल है बच्चों। टॉपिक 3 अगर हम बात करें, टॉपिक 3 जो है आपका रियल नंबर्स का जो टॉपिक 3 है वो है फंडामेंटल थ्योरम। बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं टॉपिक 3 पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, जो टाइप आएगा, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। आपको जो इसका फॉर्मूला है वो है HCF of 2 numbers. Suppose the 2 numbers are A and B. HCF of 2 numbers multiplied by LCM of these 2 numbers. HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और B का, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल A और B का is equal to the product of these 2 numbers. ये फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है बच्चों। The highest common factor of 2 numbers into the lowest common multiple of 2 numbers is equal to the product of 2 numbers. इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सपोज आपको कहा गया है कि the
HCF of two numbers is, आपको HCF दिया हुआ है 23 and LCM is 1449. If one of the number is, अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 161, find the other number. तो बच्चों यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई भी तीन चीज आपको दी होंगी। आपको इस क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और दोनों नंबर्स में से एक नंबर आपको दिया हुआ है। सपोज ए आपको दिया है 161, आपको बी ढूंढना है। इन चारों में कोई तीन चीजें दी होंगी और फोर्थ आपको ढूंढनी होगी। यहाँ पर सिंपल है, आपको अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम। HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to product of two numbers. आपको HCF दिया हुआ है बच्चों दोनों नंबर्स का, आपको HCF 161, B का दिया हुआ है, LCM 161, B का दिया हुआ है और आपको A की वैल्यू भी दी है 161, आपको B ढूंढना है। HCF दिया हुआ है 23, LCM दिया हुआ है 1449 is equal to 161 into B। 161 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 23 into 1449 से जाके डिवाइड हो जाएगा और आपको B की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो B की वैल्यू आपकी आ रही है 207। बहुत सिंपल है बच्चों ये वाला टाइप फंडामेंटल थ्योरम। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4 वो है आपका इरैशनल नंबर। तो बच्चों इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। आपको एक इरैशनल नंबर दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि वो एक इरैशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। बच्चों इसे प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बच्चों? तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो भी चीज़ आपको प्रूव करनी है आप उसका ऑपोजिट मान लीजिए। आपको प्रूव करना है कि √2 इरैशनल नंबर है, आप मान लीजिए कि √2 इज अ रैशनल नंबर। बच्चों हम इसे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब हम मान लेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a/b। इसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। रैशनल नंबर्स हमेशा a/b के फॉर्म में होते हैं जहां पर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर यानी b 0 नहीं होता है बच्चों। तो अगर आपने √2 को भी रैशनल नंबर माना है तो हम ये लिख सकते हैं कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a/b। बच्चों रैशनल नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, इसमें a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे बच्चों, मतलब 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सपोज जैसे 15/10 दिया है, दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपने इसे 5 से डिवाइड किया और 3/2 आ गया बच्चों। सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहलाता है जो फर्दर डिवाइड ना हो पाए, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा किसी और के टेबल में ना जाए। जैसे 15/10 5 के टेबल में जा रहा था बट 3/2 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और किसी के टेबल में कॉमनली नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ पर रैशनल नंबर
यानी कि a अपॉन b के फॉर्म में है, a अपॉन b विल बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 को हमने लिख दिया a अपॉन b। बच्चों अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो b यहाँ डिवाइड हो रहा है, √2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा। √2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। बच्चों जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। बच्चों इससे मुझे एक चीज समझ आ गई कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो आपको मिलेगा a स्क्वायर। इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। बच्चों 2a स्क्वायर का फैक्टर है। इससे ये प्रूफ हो जाता है बच्चों, इट इंप्लाइज दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। बच्चों सीधी बात है, अगर 2a स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब a स्क्वायर 2 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली a भी 2 के टेबल में आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम कहें 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, तो सीधी सी बात है बच्चों कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो। 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, तो अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो। 2 के टेबल में अगर 16 आता है तो 2 के टेबल में 4 भी आएगा। ठीक है, यही यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है बच्चों, 2 इज द फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ a, मतलब 2 में आप कुछ तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a मिलेगा। वो चीज हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी c, हम उसको c मान लेते हैं। 2 इंटू c करें तो आपको a मिले। फिर से स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी 4c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2b स्क्वायर से, तो 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को आपने रिप्लेस कर दिया, 2b स्क्वायर लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर 2 जो कि राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 2 इंटू c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चला कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। बच्चों हमने 2 को माना था, √2 को रैशनल नंबर माना था, which can be represented in the form a upon b। ये a upon b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, ये a upon b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। स्टूडेंट्स 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, पर आपने ड्यूरिंग द प्रूफ ये देख लिया कि a का भी कॉमन फैक्टर 2 है, b का भी कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि गलत है। बट a एंड b शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। बच्चों a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना था, जो कि आपने ढूंढ लिया है। a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। Therefore, our assumption is wrong। तो जो हमारा assumption था बच्चों, हमारा assumption
अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया है। √2 is not a rational number, √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो इट implies that √2 is irrational number। स्टूडेंट, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, कुछ भी आए, आपको बिल्कुल यही स्टेप्स करने हैं। आप इसे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि आपको जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा मान लीजिए। आपको प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, आपने प्रूव कर दिया, आपने मान लिया कि √2 रैशनल है। रैशनल है मतलब इसे a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। a/b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने b को √2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें ये पता चला कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a²। 2 a² का फैक्टर है, वैसे ही 2 इज द फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। a का एक फैक्टर मिल गया है 2। अब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको a मिल जाए, तो हमने वो वैल्यू को मान लिया c। 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे c से तो आपको मिलेगा a। फिर से आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करने से आपको मिला 4c² = a²। a² को आपने रिप्लेस किया 2b² से। यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, ये है 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने a² को रिप्लेस कर दिया 2b² से। इसके बाद ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमने जाके 4 से डिवाइड किया, तो आपको मिला 2 इंटू c² = b²। बच्चों, 2 इज द फैक्टर ऑफ b²। इससे ये पता चला कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। a का भी फैक्टर 2 है, b का भी फैक्टर 2 है, पर रैशनल नंबर का रूल ये है कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर हमने निकाल लिया कि a और b का कॉमन फैक्टर है 2, जो कि गलत है। बट a एंड b शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, वो गलत हो गया है। इसलिए हम लिखेंगे √2 इज इर्रेशनल। बच्चों, चाहे √2 हो, चाहे √3, चाहे √5, कुछ भी आता है, आप बिल्कुल यही स्टेप्स करेंगे। बहुत सिंपल है।